दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी नोबल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और आपको आज एक बहुत सामान्य सा एक ऐसा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हर एक को पता है कि उसे सब पता है, जिसके बारे में तय है कि किसी को कुछ नहीं पता। इस तरह का एक टॉपिक है जो आपसे बात कर रहा हूँ। बुखार क्यों होता है, लू लगना क्या कहलाता है और कोल्ड स्पंजिंग करने का सही तरीका क्या है। कोल्ड स्पंजिंग करने का सही तरीका आम तौर पे डॉक्टरों को भी नहीं पता, आम तौर पे नर्सिस को भी नहीं पता। आम तौर पर एक कोल्ड स्पंजिंग का मतलब होता है कि ठंडा पट्टियाँ रख दीजिए, उसको हम समझते हैं कोल्ड स्पंजिंग। नहीं, उससे एक बहुत अलग चीज़ है। तो तीनों चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो आप समझिए बुखार क्या है। बहुत लोग आते रहते हैं, साहब को बुखार रहता है, वो थकान को बुखार समझते हैं, वो भूख कम है तो बुखार कहते हैं, नापा नहीं है सर पर वो बुखार लगता रहता है। ऐसा बुखार तो पहले समझिए कि बुखार जब तक थर्मामीटर से नहीं नापने पर मिलता, उसे टेक्निकल शब्दों में बुखार नहीं। बुखार की फीलिंग है, मेरी एनीमिया है, मुझे खून की कमी है, मुझे कुछ और चीज़ है, मुझे तनाव है मानसिक, वो भी मुझे लगेगा कि मुझे बुखार है। तो बुखार, अब मुझे बुखार लगे, नापेंगे तो बुखार नहीं होगा। सर हमारा बुखार ऐसा होता है थर्मामीटर में भी नहीं आता। तो जो थर्मामीटर में नहीं आता वो बुखार नहीं है, क्योंकि बुखार के कारण एकदम अलग होते हैं और इसीलिए वो उसको थर्मामीटर में आना आवश्यक है। वरना बुखार के जो लगता है कि बुखार है और थर्मामीटर में नहीं आता, उसके कारण एकदम अलग होते हैं। और आप जब डॉक्टर के पास कहते हो जाके कि मुझे बुखार सा लगता है और वो आपसे और आगे पूछता नहीं है और वो अपने हिसाब से बुखार की दवाई दे देता है, जबकि आपको तो बुखार था ही नहीं, आपकी वो फीलिंग थी बुखार की। तो बुखार कब कहेंगे, जब थर्मामीटर आप लगाएंगे। और जनरली आप अपना इंडिविजुअल थर्मामीटर तो अच्छा है, बगल से अच्छा है, बगल में कई बार लगाते हो आप, वो ढंग से लगता नहीं है, वो अपेक्स पे यहाँ लगना चाहिए, वो लगता नहीं है। तो आप बुखार नापने के मेथड नहीं होता। तो आप बेहतर है कि आप मुंह में लगाइए, टंग के नीचे लगाइए। और जो नॉर्मल टेम्परेचर है, पहले ये समझिए कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या होता है। तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कम से कम, इससे नीचे है तो लो टेम्परेचर है। और उससे ऊपर जो जाएगा वो 98.9, मतलब 99 से 1 डिग्री कम, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो सके। फिर सुबह और शाम भी टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर मुंह का टेम्परेचर हम देखें सुबह के टाइम, सुबह आप 6 बजे उठे और आपने थर्मामीटर देखा अगर आपने मुंह का, तो वो 98.9 तक आपका नॉर्मल हो सकता है। और शाम का अगर आप देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 99.9 तक भी नॉर्मल माना जाता है। मेडिकल साइंस में आप तो बड़े वो कह रहे हैं, अरे साहब शाम को हमारा 99 बुखार हो गया। शाम का माउथ का टेम्परेचर 99.9 भी नॉर्मल है, वो बुखार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उलझाती हैं और कई बार डॉक्टरों को भी उलझाती हैं। और ये बुखार जो हो रहा है, जिसे हम बुखार टर्म कहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। बुखार होता क्यों, किसी को भी बुखार क्यों होता है। अब आप कहेंगे गला खराब हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ ऐसा हो गया, पर होता क्यों है। आप याद रखिए कि आपका पूरी बॉडी ब्रेन से कंट्रोल हो रही है, दिमाग से। आपका दिल, आपका फेफड़े, आपके हाथ पाँव कौन कंट्रोल कर रहा है, दिमाग कंट्रोल कर रहा है। और दिमाग ही आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। आप इस बात को समझें कि आपके बॉडी में इतना सारा, कई भट्टियाँ खुली हुई हैं, इतनी गर्मी पैदा हो रही है कि अगर ये सिस्टम भगवान ना बनाए सिर में कि आपके शरीर से जो गर्मी पैदा हो रही है, क्योंकि आपका शरीर लगातार काम कर रहा है, लिवर लगातार काम कर रहा है, ब्रेन लगातार काम कर रहा है, फेफड़े लगातार काम कर रहे हैं, आपका हार्ट लगातार काम कर रहा है, आप जब सो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। और उनके काम करने के लिए हर सेल एक भट्टी की तरह काम करता है, उसके अंदर ताकत पैदा हो रही है। तो ताकत पैदा होने के, उसमें ताकत तो पैदा होती है, साथ में गर्मी पैदा होती है। और ये ना हो हमारे दिमाग का सिस्टम, जिसे हम थर्मोस्टेट मैकेनिज्म कहते हैं, जो हमारे हाइपोथैलेमस एक इलाका है, जहाँ थर्मोस्टेट लगा है कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का इस नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा, 97.7 से 99.5 तक इस रेंज में रहेगा। इसको कौन तय करेगा, इससे ऊपर हुआ तो, नीचे हुआ तो दिमाग को खबर हो जाएगी। दिमाग पसीना बहा के, दिमाग आपका खून की नलियों को फैला के, ताकि ज़्यादा खून प्रवाहित हो तो स्किन में आए, तो स्किन से उड़ जाए आपका टेम्परेचर। दिमाग कोशिश करता है कि आपकी एक्स्ट्रा हीट जो पैदा हो रही है उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़ पाए। ये थर्मोस्टेट मैकेनिज्म कहलाता है।
जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, गला ख़राब हो गया, वायरल फीवर हो गया, निमोनिया हो गया, पेट में कोई खराबी हो गई, दस्त लग गए और आपको बुखार आ गया, तो जो कीटाणुओं ने आपको इन्फेक्शन पैदा किया उनसे जो जहर पैदा होता है, एंडोटॉक्सिन्स कहलाते हैं, वो खून में प्रवेश करके जब दिमाग के अंदर जाते हैं तो ये थर्मोस्टेट जो आपका फिक्स है ना, उसको हायर पे सेट कर देते हैं। जैसे आपका सेट है 97 तक, हम सेट कर दें इसको, अब आप 100 पे सेट कर दें, तो अब आप 100 तक आपका टेम्परेचर होगा, बॉडी कोशिश ही नहीं करेगी उसको ठीक करने की। 100 के ऊपर जाएगा तो बॉडी कोशिश करेगी ठीक करने की। तो ये थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है जब आपको इन्फेक्शन होता है। तो थर्मोस्टेट जितने पे सेट होगा उतना बुखार आपको आने लगेगा। 101 पे सेट कर दिया, मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया 101 पे सेट कर देते हैं, कुछ 102 पे कर देते हैं, कुछ हैं जो 99, तो या तो लो ग्रेड फीवर या 100 का फीवर, 102 का फीवर, 103 का बुखार, ऐसा आपको बुखार आ जाएगा। और ये थर्मोस्टेट सेट कर देते हैं, तो जो आप गोलियां खाते हैं ना बुखार की, पैरासीटामोल वगैरह, वही थर्मोस्टेट को वापस लाता है फिर से 97, तो आपका बुखार ठीक होने लगता है। गोलियों का रोल उतना ही है, गोलियां और कहीं काम नहीं करती, गोलियां दिमाग पे जाके काम करती। तो आपको किसी कारण से बुखार हो रहा हो, आपके थर्मोस्टेट को ठीक कर देंगे, और जैसे ही वो ठीक होगा आपका बुखार नीचे आ जाएगा, जब तक उसका असर रहेगा। और बाद में जब तक आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेंगे तो आपका बुखार उतर जाएगा। ये तो एक मैकेनिज्म, इसको आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अब आ रही है गर्मी, और गर्मियाँ इस बार तो खैर भगवान ने मौसम ऐसा रखा है कि अभी तक आपने उसे महसूस ही नहीं किया, लू चलने को, मई पूरी निकल गई। पर बहुत गर्मी जब आती है, और जब आप गर्मी में घूमते हैं, बाहर कामों से निकलते हैं, लोग मजदूर काम करते हैं, हमें कहीं काम करने जाना है तो जाते ही हैं, तो हमें लू लगने का डर रहता है। हम कहते हैं लू लग गई। इस लू को समझना बहुत ज़रूरी है कि लू कैसे काम करती है। जब, और ख़ासकर लू किसको ज़्यादा लगती है, छोटे बच्चों को, या बहुत बूढ़े लोगों को, या ऐसे लोगों को जो हार्ट के मरीज़ हैं, ऐसे लोगों को जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे आपको पैरों पे सूजन है, आप डायूरेटिक ले रहे हैं पैर की सूजन कम करने के लिए, तो ऐसी कोई दवाई जो आपके पानी निकालती है शरीर से, ऐसी दवाइयाँ आप ले रहे हैं। बीटा ब्लॉकर बहुत कॉमन दवाई है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप लेते रहते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स, ये सारी जो एंटी एलर्जिक वगैरह दवाइयाँ हैं सब एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। ये ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपका छोटे बच्चे हैं और आप धूप में कहीं निकल गए लंबे समय। बच्चे क्या करते हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं, अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, वो जाके धूप में दिन भर खेल रहे हैं। आज तो हमारा क्रिकेट मैच है, हम तो क्रिकेट दिन भर खेलेंगे, और वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं, धूप से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। बॉडी की क्षमता है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है धूप के कारण, तो बॉडी क्या कर रही है, पसीना बहा रही है। पसीना बहेगा तो आपका टेम्परेचर कम आएगा। पसीना आया शरीर पर, हवा से पसीना उड़ा तो वो बॉडी के टेम्परेचर को खींच के ले गया, तो आपका बॉडी में टेम्परेचर बना रहेगा। पर अगर आप तेज़ गर्मी में खेल रहे हैं और कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, आपके यहाँ मकान की छत पड़ रही है, आप खड़े हैं, आपने कभी इतने धूप में खड़े नहीं रहे, पर आप देख रहे हैं हमारा मकान बन रहा है, हम धूप में खड़े हुए देख रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, खड़े ही रहे, आज दिन भर खड़े रहे धूप में, जिसके हम आदी नहीं, हमने कैप वेप लगा रखी है, पर फिर भी, और हमको वो ज़्यादा भारी पड़ गया वो गर्मी। तो जब गर्मी में आप काम करते हैं, लगातार हॉट टेम्परेचर में है, ऐसे मजदूर जिन्हें बेचारों को भट्टी के पास काम करना है, हलवाई की दुकान पे काम करने वाला आदमी खड़ा है, गर्मी में है, इस ऐसे आदमी को शरीर एक हद तक तो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, पसीना बहाएगा। 1 घंटे में 2.5 लीटर से ज़्यादा पसीना शरीर नहीं बहाता, शरीर की क्षमता है 2.5। अब आपका तो गर्मी इतनी है कि 2.5 लीटर से भी काम नहीं चल रहा, आपका तो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या होगा फिर, हमारा मैकेनिज्म फेल हो रहा है। हमारा थर्मोस्टेट है जो दिमाग का, जो कोशिश कर रहा है कि टेम्परेचर आपका ठीक आ जाए, वो नहीं कर पा रहा। थर्मोस्टेट फेल होने को लू लगना है। आप जब गर्मी में काम करें तो शुरू में शरीर चेतावनी देगा, लू सीधे नहीं लग जाती। लू लगना बहुत जानलेवा चीज़ होती है। जब हीट स्ट्रोक हुए, हीट स्ट्रोक लू लगने की आखिरी स्टेज जहाँ जानलेवा हो जाती है। लू लगने से पहले आप 3-4 स्टेज से गुजरेंगे। जैसे एक कहलाता है हीट सिंकपी, कोई चक्कर सा आने लगे, मुझे लगा सर कि मैं गिर पड़ूंगा, मुझे अंधेरा सा आ गया, फिर मैंने थोड़ा पानी पी के बैठ गया, नहीं यार काम जरूरी है, रुको अपन तो करते हैं, अभी तो मेरी बैटिंग आने वाली है, तो उसमें मुझे ठीक लग रहा, पर मैं तो करूँगा, बैटिंग पे ले जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है, ये आपको हीट सिंकपी हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, हाथ पाँव टूट रहे हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, हीट क्रैम्प्स, आपने परवाह नहीं की, आज गए
घर आए तो बहुत क्रैम्स हो रहा था, कल फिर चल पड़े क्योंकि कल भी मैच, कल भी काम है। आप चल पड़े वहाँ पे मैच देखने के लिए और वहाँ पहुँच गए, फिर से खेलने चले गए। पहले दिन आपको चेतावनी मिल चुकी है, आपको थोड़ा सा हीट क्रैम्प लग रहे हैं, थोड़ा हीट पायरेक्सिया कहलाता, हल्का बुखार लगने लगा अब आपको, क्योंकि आपका टेम्परेचर फेल हो रहा है धीरे धीरे। आपने परवाह नहीं करी, पैरासीटामोल खा लिया, यार काम जरूरी है, जाएंगे खेलेंगे निकलते हैं। आप अगले दिन भी चल पड़े, आपका हीट मैकेनिज्म पहले ही ख़राब है, तो आप लगातार 2 दिन गर्मी में काम करने पहुंच गए। तो आपको बॉडी चेतावनी दे रही थी, आपको क्रैम्प्स हो रहे थे, आपको चक्कर सा लग रहा था, आपके हाथ पांव टूट रहे थे, हल्का बुखार था, हीट पायरेक्सिया था। जब तक लौटे हीट एग्जॉशन हो रहा है, बिल्कुल हाथ तो बहुत दर्द कर रहे हैं, आंखें लेट गए, कहा यार बहुत थकान लग रही है, तब भी आप नहीं समझे। इन 4-5 स्टेज में पहला इलाज ये है कि गर्मी से बच जाए, जो आप गर्म काम कर रहे हैं उससे हट जाए उस इलाके से। पानी खूब पिए, कैरी का पना लिए, शरबत लें, ठंडा पानी पिए, ठंडे एटमॉस्फेयर में बैठें, एसी घर में हो तो एसी चला लें, कूलर हो तो कूलर, पंखा हो तो पंखा, गर्मी में ना निकले, तो आप इसी स्टेज से लौट जाएंगे। लू लगी थी, 2 दिन आपने ज़रा आराम कर लिया, थोड़ा ये नमकीन शरबत वगैरह ले लिया, ORS ले लिया, इलेक्ट्रॉल ले लिया, आप ठीक हो गए। ये आपको शरीर ने चेतावनी दी, आपने पकड़ ली। कई बार हम पकड़ नहीं पाते, हमें अच्छा जो हीट के कारण से जो गर्मी आती है उसमें तनाव आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट, कई बार हमें लगता है आज हम मानसिक रूप से थक गए, कई बार घर वाले बोलते फालतू चिड़चिड़ा रहा है। ये हीट पायरेक्सिया हो सकता है, ये हीट एग्जॉशन हो सकता है। तो आपको लू लगने के प्रारंभिक लक्षणों को आपने नहीं पकड़ पाए, तो अगला आएगा हीट स्ट्रोक। अभी तक जब आपको हीट पायरेक्सिया हो रहा है, मतलब हल्का बुखार हो रहा है, हाथ पांव टूट रहे हैं, आपको हीट से चक्कर आ रहे हैं, हाथ पांव खिंच रहे हैं, बहुत थकान लग रही है और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप फिर भी अभी धूप में काम किए जा रहे हैं, निकल जाते हैं क्योंकि आप उसे समझ ही नहीं रहे। तो कह रहे हैं आज यार बड़ी बेचैनी लग रही, नाम क्या, आपने बोली बेचैनी क्यों दवाई खा ली। ये लोग जो हैं ये जाके इस समय तक आपको पसीना भी आएगा, क्यों बॉडी कोशिश कर रही है, पसीने से आपको राहत देने की कोशिश कर रही है पसीना देके। इसके आगे जब आप नहीं समझते तब जाके वो वाली स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की पहचान ये, और ये इमरजेंसी है, हार्ट अटैक से बड़ी इमरजेंसी है, ऐसा मानिए हार्ट अटैक से बड़ी इमरजेंसी है। इसमें 62% लोग भर्ती होने के बाद भी, वो सारा इलाज देने के बाद भी मर जाते हैं, अच्छे से हॉस्पिटल में मर जाते हैं। तो इतना हाई मॉर्टेलिटी है इसकी हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक कैसे पहचानेंगे? तेज बुखार, एक आदमी 2 दिन से बहुत धूप में काम कर रहा था, खेल रहा था, मकान बनवा रहा था, धूप में घूमता रहा, पहले उसको आदत नहीं है, बुढ़ा है, कुछ दवाइयाँ भी हार्ड वार्ड की लेता है, और ऐसा आदमी अचानक आपके पास आता है कि तेज बुखार आ गया, 104-105 बुखार आ गया, इसके बाद पसीना उसे आ ही नहीं रहा, एकदम सूखी पड़ी है स्किन, तो ड्राई स्किन। और मेंटल सिम्टम्स या तो बेहोश मिलेगा, या वो इतना गफलत में है कि आप हिलाओ तो आँख खोल लेता है, फिर करके लेट जाता है। अगर मेंटल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पहचान नहीं रहा लोगों को, बेहोश हो रहा है, ये 3 सिम्टम्स अगर किसी मिल रहे हैं, तेज बुखार, मानसिक सिम्टम्स जहाँ पर वो या तो पूरी तरह होश में नहीं है, गफलत में है, या बिल्कुल ही कोमा में है कि बात ही नहीं कर रहा ये आदमी, और पसीना बिल्कुल ना है, ये हीट स्ट्रोक है। ये लू का परम लक्षण है। इसमें पेशेंट अगले 1 घंटे में, अगर नहीं 1 घंटा, टाइम भी भगवान ने इतना कम दिया, 1 घंटे में आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इस हीट पर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स कोआगुलेट हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। आपको तुरंत जाना है अस्पताल, और अस्पताल में भी कई बार नहीं समझते, अभी तो एडमिशन की फॉर्मेलिटी चल रही हैं, अभी तो यार पैसे जमा हो रहे हैं। अरे इस मरीज का तो काम करो, ये मरीज जो आया है इसको 1 घंटा है इसके पास, इसका बुखार उतारना नहायत ज़रूरी है। हमने साहब उसको ड्रिप तो लगा दी, पैरासीटामोल दे दिया, इस पेशेंट का थर्मोस्टेट मैकेनिज्म ख़राब हो गया, थर्मोस्टेट फेल हो गया, या थर्मोस्टेट काम करेगा ही नहीं। जो बॉडी में थर्मोस्टेट था ना कि एक जगह पे सेट हो गया, उधर पैरासीटामोल काम कर जाता, उसको नीचे ला देता थर्मोस्टेट। यहाँ तो थर्मोस्टेट लू में फेल ही हो गया, अब थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा, तो क्या करोगे? आपको कैसे भी टेम्परेचर नीचे लाना है और अगले 1 घंटे में लाना है। तो क्या करेंगे? आदमी को पूरा नंगा कर देंगे, उसे पंखी में लिटा देंगे। अगर आपके पास फैसिलिटी तो हम तो कहते हैं आप एक टब में बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फीला पानी, जितने बर्फ़ डाल सकें, और उसमें आप उसे लिहाज तक लिटा दीजिए, उसे पड़े रहने दीजिए कुछ देर, फिर निकाल दीजिए। और या फिर उसे एक पतली चादर गीली करके
और ये आपका जो घर में ही घड़े में पानी होता है उतना टेम्परेचर काफ़ी है, और उसको बाकायदा निचोड़ के उसकी पूरी बॉडी पे ढक दीजिए और पंखा तेज़ चला दीजिए, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। और क्या करिए, लू लगने वाली की बता रहा हूँ, फिर आप आइस कैप होती है प्लास्टिक के बैग में आप आइस कूट के डाल देते हैं, वो ना हो आपके पास तो आप रूमाल में या किसी मोटे तौलिए में आइस कूट के आइस के पैक बना लीजिए, यहाँ भर दीजिए, यहाँ भरना है, ऐसा रख नहीं देना है, इसे ठूंसना है, इधर ठूंसना है, इधर रखना है, यहाँ गले पे रखना है, सिर पे रखना है। और आपकी जो मैं आपको दिखाऊं तो ये थाई, ये इलाका जो होता है हमारा, ये यहाँ पर रखना है दोनों तरफ। ये आइस के कैप रखेंगे, आइस कैप रख देंगे आप यहाँ पर, ये आइस कैप, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ से खून की बड़ी नली आ रही है, यहाँ से खून की बड़ी नली जा रही है, हमारे खून की बड़ी नली यहाँ से जा रही है, खून की नली हमारे जांघों से जा रही है, तो बड़ी नली में खूब खून बह रहा है, वो गर्म है बिल्कुल, उस पर आइस रख दोगे तो बड़ी नली का खून ठंडा होगा, तो पूरी बॉडी में वो तो खून बह रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल, बाकी पे तो आपने चादर डाल दी और इधर पे आपने पैक कर दिया, आप फटाक से खून ठंडा होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट बच जाएगा। हम क्या करते हैं, पट्टियाँ तो रख दी, सिर पे पट्टी रख दी, हाथ पाँव पट्टी रख दी, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा हवा चला दी, सब बुखार तो उतर ही नहीं रहा, हमने तो पैरासीटामोल लगाया, तो पैरासीटामोल लगाने से तो बुखार उतरेगी नहीं, लू लगने वाला बुखार, क्योंकि पैरासीटामोल काम करता है थर्मोस्टेट पे, हाइपोथैलेमस पे, वो हो गया है फेल लू लगने पे। तो इसीलिए आप वो वाला कोल्ड स्पंजिंग मत करिए, इधर एग्रेसिव कोल्ड स्पंजिंग की ज़रूरत है, जिसमें आपको ये पैकिंग मटेरियल यहाँ लगाने हैं और आपका बुखार उतर जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लू लगने पे कैसे कोल्ड स्पंजिंग करें। टेम्परेचर देखते रहिए, फिर आप ड्रिप लगाएं, चाहे फिर खूब पानी पिलाएं, चाहे उसको इलेक्ट्रॉल वाटर दें, वो बात की बातें हैं। इमीडिएट काम है टेम्परेचर को नीचे उतारना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो लू लगने से बचने के लिए आप पहले अर्ली लू को पहचानना सीखें, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकपी, हीट पायरेक्सिया को पहचानें। जब लू लगना शुरू हुई है उस समय आप उस धूप से निकल आएँ, उधर ना बैठें, ठंडे जगह बैठें, पानी पिएं, इलेक्ट्रॉल वाटर लें और 2 दिन ज़रा आराम करें, आपका लू लगने की जगह से निकल जाएंगे, आप बच जाएंगे। आपने तब नहीं पहचाना तो ये वाली लू आएगी जिसमें फिर आपको एग्रेसिवली ट्रीट नहीं किया तो मर जाएंगे। और ऐसा बहुत होता है हमारे गाँव वगैरह में और शहरों में, जब आप पढ़ते हैं लू से इतने लोग मर गए, लगता है कैसे मर गए। इनको सबको बचाया जा सकता था अगर अस्पताल भी नहीं, किसी को पता हो सही मेथड कोल्ड स्पंजिंग करने का, कि आप उसे ठंडे पानी के चादर से निचोड़ के ठंडी चादर से ढक दीजिए, चलाइए और ये आइस पैक रख दीजिए, बच्चा बच जाएगा, ये आदमी बच जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बुखार के केस में। अभी तो ये हो गया है कि लोग इसे भूल ही गए, डेंगू मान लेते हैं, डेंगू माने और चीज़ें ढूंढ लेंगे, कोरोना, डेंगू वायरल हो गया है। भाई साहब अब ये समस्या ऐसी है, ये गर्मी आई है तो अलर्ट रहिए कि लू भी हो सकती है। और लू लगने वाली चीज़ मेटासिन से, क्रोसिन से या जो पैरासीटामोल के चीज़ उससे नहीं ठीक होगी, उसके लिए आपको फिजिकली ठंडा करना पड़ेगा आपको। उसमें तो यहाँ तक जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि आप कोल्ड वाटर डाल दीजिए, इसमें राइस ट्यूब से ठंडा पानी डाल दीजिए, करेक्टम में ठंडा पानी कर देते हैं, डायलिसिस कर देते हैं, बहुत सारे और मेथड भी हैं। पर इतना तो आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, छोटे से सेटअप में कर सकता है, घर पे कर सकता है ये वाली कोल्ड स्पंजिंग, और ये काम कर जाती है, ज़्यादातर काम कर जाएगी। तो बस इसी के लिए मैंने आपको ये बात बताने की सोची कि अगर कोल्ड स्पंजिंग का तरीका, हाँ किसी को हल्का बुखार है, या कोल्ड स्पंजिंग का दूसरा तरीका भी बता दूं। ये तरीका तो जो यहाँ पर ठूंस दे, यहाँ बर्फ़ लगा दें, यहाँ बर्फ़ लगा दें, ये तो मैंने आपको लू लगने पे बताया। मान ली लू नहीं लगी है, ऐसी वायरल फीवर और तेज़ बुखार आ गया है, तो हमने पैरासीटामोल तो दे दिया, सर बुखार उतर नहीं रहा। उन केसेस में यहाँ जो आप ठूंसते हैं ना, ये बस ठंडे पानी की पट्टियाँ लगा दीजिए, यहाँ पर इन जगह पे, गले पे, यहाँ पे जांग में, और यहाँ केवल आइस कैप रख दीजिए, और इन पट्टियों को 15-15 सेकंड पे बदलते रहिए, ये फट से गर्म हो जाता है। फिर दूसरी पट्टी तैयार रखिए निचोड़ के, और ये पतले रूमाल नुमा कपड़े की यहाँ या पतली तौलिया की यहाँ पैकिंग करते रहिए, बहुत जल्दी बुखार उतर जाता है। हम लोग कोल्ड स्पंजिंग प्रॉपरली करते ही नहीं, सिर पे पट्टी रखते हैं, थोड़ा हाथ पाँव में लगाते रहते हैं, वो कहते हैं बुखार नहीं उतर रहा, क्योंकि हाथ पाँव में बड़ी नसें नहीं जा रही हैं, बड़ी नसें यहाँ जा रही हैं, बड़ी नसें यहाँ जा रही हैं, तो हमें पैकिंग यहाँ करना चाहिए। अगर लू है तब तो आपको आइस की पैकिंग करना है, लू नहीं लगी हुई है
तो सिंपल अगर बुखार उतारना है किसी का, 102 बुखार है, वायरल फीवर के कारण बुखार है, तो यहाँ पर आपको ठंडे पानी की पट्टियाँ लगानी। ठंडा पानी बर्फ़ का नहीं, सिंपल टैप वाटर या घड़े का पानी अच्छे निचोड़ दी, ठंडा कपड़ा हो, यहाँ वैसे 10-12 कपड़े तैयार रखिए, बदलते रहिए, खटखट बदलते रहिए 15-15 सेकंड, तो बुखार खट से उतर जाएगा। बुखार उतारना एक कला है और थोड़ी मेहनत लगती है। आप डॉक्टर ने नर्स को कहा कि आप इसको कोल्ड स्पंजिंग कर दिए, नर्स ने घर वालों का ज़रा पट्टी लगा दीजिए, और बैठे हुए हैं कि बुखार तो उतर रहा है, कभी बुखार नहीं उतरेगा। खुद ज़रा रुचि लेके अगर लगेंगे तो बुखार खट से उतर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।